नमस्कार, स्वागत है बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर बोले राहुल गांधी, उनके जैसे पीएम की कमी महसूस कर रहा है देश। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि देश उनके जैसे एक प्रधानमंत्री की कमी को महसूस करता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत आज ऐसे प्रधानमंत्री की कमी महसूस कर रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जैसी समझ हो। उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे का साल मधुर हो। दोस्तों हमारी तरफ से भी मनमोहन सिंह जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि तेजस्वी, तेज प्रताप और पप्पू यादव के खिलाफ FIR, ये है पूरा मामला। दोस्तों आपको बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में विरोध करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इन दोनों के अलावा पप्पू यादव के खिलाफ भी केस को दर्ज किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 25 सितंबर को कृषि बिल के विरोध में सभी विपक्षी दलों ने भारत बंद का ऐलान किया था। वहीं बिहार में भी विपक्षी दल इस बंद का समर्थन करने सड़कों पर उतरे थे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव राजद के कार्यकर्ताओं के साथ 10 सर्कुलर रोड से ट्रैक्टर चलाकर राजद कार्यालय पहुंचे थे। आपको बता दें कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव 10 सर्कुलर से बेली रोड होते हुए राजद कार्यालय पहुंचे थे जो प्रतिबंधित क्षेत्र है। ऐसे ही दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इनकम टैक्स से ट्रैक्टर चलाते हुए डाक बंगला चौराहे तक किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स से लेकर डाक बंगला चौराहा भी प्रदर्शनकारियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। इसी वजह से पटना के कोतवाली थाना में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव समेत 100 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है NCB के बढ़ते शिकंजे के बीच करण जौहर की सफाई, मैं नहीं लेता ड्रग्स। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्षितिज प्रसाद को हिरासत में ले लिया है। क्षितिज प्रसाद करण जौहर की फिल्म निर्माता कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के कार्यकारी प्रोड्यूसर हैं। क्षितिज को हिरासत में लिए जाने के बाद करण जौहर ने बयान जारी करके सफाई दी है। करण जौहर ने बयान में कहा है कि मैं ना तो ड्रग्स लेता हूं और ना ही इसे प्रमोट करता हूं। उन्होंने कहा कि गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मेरे घर पर 28 जुलाई 2019 को हुई पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। करण जौहर ने कहा कि साल 2019 में ही मैंने कहा था कि ये सभी आरोप गलत हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से आज पूछताछ करेंगे NCB के अधिकारी। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को पूछताछ के लिए समन किया। इसके बाद आज इन तीनों से पूछताछ होनी है। दीपिका, सारा और श्रद्धा से NCB के 3 तेज तर्रार अधिकारी ड्रग्स चैट के बारे में उनसे पूछताछ करेंगे। इन तीनों से पूछताछ करने वाली टीम में NCB के विशेष जांच दल यानी कि SIT के हेड KPS मल्होत्रा के साथ ही जांच अधिकारी सुनील कुमार और इंटेलिजेंस के अधिकारी नीरज कुमार भी शामिल होंगे। NCB की टीम दीपिका पादुकोण से माल है क्या वाली चैट के संबंध में सवाल पूछेगी। गौरतलब है कि KPS मल्होत्रा पहले दिल्ली पुलिस में थे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और जया शाह के चैट सामने आई थी जिसमें दीपिका ने माल शब्द का उपयोग किया था। इस माल को ड्रग्स से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सारा और श्रद्धा से सुशांत सिंह राजपूत और टापू पर हुई पार्टी को लेकर सवाल पूछे जाने हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल ने भारत बंद का समर्थन किया, कहा कि नए कृषि कानून के खिलाफ लड़नी होगी आजादी जैसी लड़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि संसद से सड़क तक कृषि सुधार कानूनों का आक्रामक विरोध कर रही कांग्रेस ने शुक्रवार को हुए भारत बंद का समर्थन किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर किसानों के आंदोलन को वाजिब ठहराते हुए कहा कि एक गलत GST ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नष्ट कर दिया और अब नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन को गति देने के लिए भारत बंद का समर्थन करने के साथ ही राहुल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश में कुछ किसानों से बातचीत की है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि किसानों से बातचीत करके एक बात तो साफ हो गई है कि उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर यकीन नहीं है। राहुल ने कहा कि किसान भाइयों की बुलंद आवाज के साथ हम अब सबकी आवाज जुड़ी हुई है। आज पूरा देश मिलकर इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है। राहुल ने कहा कि जिस तरह किसानों ने आजादी के आंदोलन में सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी, उसी तरह आज नए कानून के खिलाफ किसानों, युवाओं और आम आदमी सबको इसका विरोध करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे राहुल गांधी
गांधी जो आह्वान कर रहे हैं, क्या आप राहुल गांधी जी के साथ हैं? अगर हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इन बदलावों के साथ पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी कोलकाता और हैदराबाद। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2020 का 8वां मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाना है। दोनों टीमें ही यहां अपना पहला मुकाबला हार चुकी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स को जहां उनके लचर परफॉर्मेंस की वजह से मुंबई इंडियंस के हाथों 49 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वहीं सनराइजर हैदराबाद को भी विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर ने मात दे दी थी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मुंबई के खिलाफ मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही आक्रामक में फेल हुई थी। पहले गेंदबाजी करते हुए केकेआर के गेंदबाजों ने 195 रन लुटाए थे। उनके सबसे महंगे तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने 3 ओवर में 49 रन दिए थे, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी। लेकिन बाद में कप्तान दिनेश कार्तिक ने साफ कर दिया था कि मैच से कुछ घंटे पहले ही उनको खेलने की इजाजत मिली थी, जिस वजह से उनको इस मैच में जज करना कठिन होगा। कमिंस के अलावा वॉरियर और कुलदीप यादव भी महंगे साबित हुए थे। और दोस्तों बात सनराइजर्स हैदराबाद की करें तो उनका मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से कमजोर नजर आया। डेविड वार्नर के जल्दी आउट होने के बाद जॉनी वेयरस्टो और मनीष पांडे ने तो पारी को संभाला, लेकिन जैसे ही ये खिलाड़ी आउट हुए तो विजय शंकर, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी जल्दी ही पवेलियन लौट गए। नतीजा ये रहा कि हैदराबाद जीता हुआ मैच भी हार गया। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस साल इस सीजन में आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रिलायंस जियो के साथ भारत में वापसी कर सकता है पबजी, रिपोर्ट का दावा, बातचीत फिलहाल शुरुआती चरण में। दोस्तों आपको बता दें कि पबजी के भारत में वापसी के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पबजी कॉर्पोरेशन रिलायंस जियो के साथ भारत में बैटल रॉयल गेम पबजी को वापस लाने के लिए बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बातचीत फिलहाल शुरुआती चरण में है और दोनों कंपनियों के अधिकारी इस बात का विवरण दे रहे हैं कि इस सौदे को किस तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि यदि रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो ये केवल प्रारंभिक चरण की बातचीत है। हालांकि अगर डील हो ही जाती है तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को गेमिंग मार्केट में लाने में मदद करेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि यदि म्यूजिक, मूवी और टेलीविजन शो को एक साथ रखा जाए तो भी गेमिंग सेगमेंट इनसे बड़ा है और इसके तहत भारत में विकसित होने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप चाहेंगे कि पबजी वापस भारत में आ जाए? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, गोपालगंज में कृषि बिल के विरोध में सोशल डिस्टेंसिंग भूले आरजेडी के कार्यकर्ता। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीति में विरोध एक आम प्रक्रिया है, लेकिन कोरोना काल में जब सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, ऐसे समय में राजद कार्यकर्ताओं ने इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। गोपालगंज में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रैली की और इस रैली में किसी ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास किए जाने के बाद 8 राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद का आह्वान किया और इसी आह्वान पर राजद कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज की सड़कों पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया था। हैरत की बात ये रही कि प्रदर्शन कर रहे राजद कार्यकर्ताओं में अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। प्रशासन भी इस मामले को लेकर कुछ नहीं कर पाया। वहीं शहर के सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहे। भारत बंद का असर गोपालगंज में आंशिक रूप से पाया गया क्योंकि NH 28 और 85 सहित अन्य सड़कों पर वाहनों का आवागमन सामान्य रहा। दोस्तों आपको बता दें कि राजद नेता ने सफाई देते हुए कहा कि प्रदर्शन में किसान भी शामिल थे और उन लोगों में कृषि बिल के प्रति इतना आक्रोश था कि वे मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। इसलिए आगे से मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हिदायत और ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों सरकार ने जो कृषि बिल को पास किया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ठग और हैकर्स नहीं खोल पाएंगे OTP, नई तकनीक से लोगों के पैसे रहेंगे सुरक्षित। दोस्तों आपको बता दें कि ऑनलाइन ठगी, हैकिंग और डेटा चोरी जैसी बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर तरणधर दीवान ने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम विकसित किया है। दावा यह है कि इस व्यवस्था के द्वारा कार्यान्वित होने पर ठग वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP नहीं खोल पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि OTP खोलने के लिए संबंधित व्यक्ति का मोबाइल के साथ मौजूद रहना जरूरी होगा, क्योंकि OTP पर पहुंचने की कुंजी के रूप में उपभोक्ता का चेहरा, आंख या आवाज या फिर अंगूठा आदि प्रयुक्त होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रोफेसर दीवान के मुताबिक अभी सिंगल फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के तहत सिर्फ पासवर्ड का उपयोग होता है, जिसमें पिन चोरी या फिर ठगे जाने का खतरा अधिक होता है। 2 फैक्टर के अंतर्गत बैंक
जीमेल या फिर इंटरनेट होता है। इसी तरह 3 फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम में पासवर्ड, OTP और बायोमेट्रिक्स फीचर या ग्राफिक्स होते हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके की सिक्योरिटी सिस्टम मिलती है तो इस डिजिटल दौर में आम लोगों के लिए ये राहत की बात है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना से पीड़ित दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दी गई प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से पीड़ित दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। 24 सितंबर की शाम को ही उन्हें LNJP अस्पताल से शिफ्ट करके साकेत के मैक्स अस्पताल में एडमिट कराया गया था। आपको बता दें कि बुखार और ऑक्सीजन की शिकायत के बाद 23 सितंबर को दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती हुए थे। मनीष सिसोदिया कोरोना के साथ साथ डेंगू से भी पीड़ित हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया 14 सितंबर से कोरोना पॉजिटिव हैं। यहाँ पे दोस्तों खास बात यह है कि डेंगू और कोरोना दोनों बीमारियों की वजह से सिसोदिया की स्थिति चिंताजनक हो गई थी। डेंगू होने के साथ ही उनके प्लेटलेट्स लगातार ही गिरते जा रहे थे। यही वजह है कि उन्हें LNJP से मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दोस्तों, यहाँ पर हम सभी दुआ करेंगे कि मनीष सिसोदिया जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर लौट जाएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 65 लाख पेंशनरों को मिल सकती है त्योहारी गिफ्ट। लेबर मिनिस्टर के पास पहुंची सिफारिश। दोस्तों, आपको बता दें कि 65 लाख पेंशनरों को अच्छी खबर मिल सकती है। अगर लेबर मिनिस्ट्री ने बीजेपी MP के इस प्रस्ताव को मान लिया तो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS में मासिक पेंशन बढ़ाने और दूसरी सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाने की मांग को लेकर श्रम मंत्रालय संतोष गंगवार को पत्र लिखा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुताबिक पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7500 रुपए मासिक करने की, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। बयान के मुताबिक बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लिखा है कि रिटायरमेंट के बाद EPS 95 के पेंशन धारकों को बहुत मामूली पेंशन मिल रही है। इतनी महंगाई में इतने कम पैसे में गुजारा काफी ही मुश्किल है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एयरपोर्ट पर नहीं होना चाहते हैं क्वारंटीन तो ऐसे करे काम। एयर इंडिया ने दी है जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप विदेश से किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत आ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट पर पहुंचने पर आपको क्वारंटीन न किया जाए तो आपको अपनी कोरोना टेस्ट की RT-PCR रिपोर्ट एयरपोर्ट पहुंचने पर देनी होगी। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना टेस्ट की RT-PCR रिपोर्ट 96 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट से अगर आप आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in पर भी अपलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गूगल, फेसबुक देश में 35,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू कमाते हैं और टैक्स देते हैं 0 और देश के बिजनेस पर अपनी धौंस अलग से जमाते हैं, ऐसा कहा है पेटीएम के CEO ने। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस ऐप पेटीएम 19 सितंबर को उस वक्त चर्चा में आ गया जब गूगल ने प्ले स्टोर से उसे हटा दिया। हालांकि 30 करोड़ से अधिक यूजर्स और 70 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन रोज करने वाले ऐप की कुछ घंटों में ही प्ले स्टोर पर वापसी भी हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि विजय शेखर शर्मा ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि किसी पॉलिसी के तहत उन्हें ऐसा लगा कि UPI कैशबैक देने का जो हमारा प्रोग्राम है वह गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग बताकर फाइनेंशियल ऐप की विश्वसनीयता को गिरा दिया। हमारे ऊपर लगे ये गलत और झूठे आरोप हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कंपटीशन कमीशन बल्कि भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए। भारत सरकार को कहना चाहिए कि आप यहाँ पर आइए और आप जो दूर से कंट्रोल करके अपनी चाबियां चलाते हैं वे नहीं होगा, बल्कि अपनी चाबियां यानी कि कंट्रोल देश में ही रखवानी चाहिए। UPI चलाने में देश की मर्जी नहीं बल्कि गूगल की मर्जी है। आज तो उन्होंने हमारा ऐप बंद कर दिया, अब वो किस कारण से किसका ऐप बंद करेंगे उनकी मर्जी है। भारत सरकार कर के ऊपर प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ अविलंब रूप से हमारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाली कंपनियों पर भी नियंत्रण करे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार के चुनावी संग्राम में कांग्रेस तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के खिलाफ। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में राजग को चुनौती देने के लिए महागठबंधन पर सबकी हामी है, लेकिन चेहरे का संकट बड़ा हो रहा है। सूबे के चुनावी संग्राम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के खिलाफ है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेता हाईकमान इस बात के लिए भी दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी को चेहरा घोषित न किया जाए, बल्कि महागठबंधन संयुक्त रूप से चुनाव लड़े और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला हो। रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के चेहरे के तौर पर तेजस्वी को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे। सीटों की संख्या के साथ ही प्रमुख रूप से इसी मुद्दे पर कुशवाहा महागठबंधन छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। बिहार के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से कुशवाहा प्रकरण के बाद हाईकमान को यह समझाने का प्रयास किया जा
जा रहा है कि तेजस्वी को चेहरा घोषित किए जाने का महागठबंधन को लाभ नहीं होगा, क्योंकि राजद शासन के पुराने दौर की कटु यादें अभी लोगों के जेहन से गायब नहीं हुई है। ऐसे में राजद के मौजूदा नेतृत्व के चेहरे को आगे किया जाता है तो नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों की नाराजगी होते हुए भी महागठबंधन को इसका फायदा नहीं मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, FSSAI ने कहा कि सरसों के तेल में किसी अन्य खाद्य तेल के मिश्रण पर रोक, खुली मिठाइयों पर भी देनी होगी बेस्ट बिफोर डेट। दोस्तों आपको बता दें कि खाद्य नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्देश जारी करते हुए देश में सरसों के तेल के साथ किसी भी खाद्य तेल के मिश्रण पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी 1 अक्टूबर से प्रभाव में आ जाएगी। इस संबंध में FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र लिखा है और इसमें मौजूदा लाइसेंस में नए नियम के मुताबिक परिवर्तन करने की बात भी कही है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि FSSAI ने 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी बेस्ट बिफोर डेट का उल्लेख अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यानी कि FBO को बताना होगा कि किसी मिठाई को अधिकतम कितनी तारीख तक प्रयोग किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, शिक्षा मंत्री निशंक का दावा कि भारत की नई शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं दुनिया के 10 देश। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को कहा कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लगभग 10 देश अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। निशंक एसोचैम द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन देशों के शिक्षा मंत्रियों ने भारत से संपर्क किया है और उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति के एक बिंदु को लागू करने के लिए सुझाव मांगे हैं। अब तक 15 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। निशंक ने इस बात पर दुख भी जताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति के लिए लोग अंग्रेजी को आवश्यक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जापान, रूस, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका से सीख लेनी चाहिए जो अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं। सरकार अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 5G नेटवर्क लगाएंगे क्वाड के देश। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच है अहम बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के आक्रामक रवैये से परेशान होकर दुनिया के 4 देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका के बीच गठबंधन अब न सिर्फ ठोस आकार लेने लगा है, बल्कि चीन पर नकेल कसने के उपायों पर भी गंभीर विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को इन 4 देशों के गठबंधन यानी कि क्वाड के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और इसके भावी रोड मैप पर अहम चर्चाएं हुई। इनके बीच चीन की सप्लाई चेन के स्थान पर अपनी सप्लाई चेन स्थापित करने और साझा 5G नेटवर्क लगाने पर बात को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि क्वाड के चारों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में आगामी बैठक को देखते हुए शुक्रवार को हुई इस बैठक की अहमियत बढ़ जाती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहमति बनी है कि 5G नेटवर्क के लिए भरोसेमंद वेंडर को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि क्वाड के चारों देश जिन कंपनियों को बढ़ावा देंगे उन्हें कई यूरोपीय, एशियाई, दक्षिणी अमेरिकी देशों का भी बाजार हासिल होगा और इस बैठक में अपनी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी बात हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इमरान के कश्मीर राग पर भारत ने दिया करारा जवाब, कहा कि पीओके से अवैध कब्जा हटाओ। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान द्वारा अपने भाषण में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने जमकर फटकार लगाई है। भारत की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान से पीओके पर अवैध कब्जा खाली करने के लिए भी कहा है। शनिवार को यूएन में भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इंडिया मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजितो विनीतो ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर अब सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर की बात बची है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं गंगे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कर्नाटक और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां अपेक्षित हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन